आप लोगों को याद होगा कि 11th के पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। 11th के पिछले क्लास में हम आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन बताए थे और कुछ उदाहरण देकर बताए थे। हमने ये भी समझाया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, उसका मान 0 से बढ़ते बढ़ते एक ऊपरी सीमा तक जाता है, लेकिन ऊपरी सीमा तक जाने के बाद फिर से स्टैटिक फ्रिक्शन का मान नहीं बढ़ता है, तो उस ऊपरी सीमा को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहे थे। और आपको यह भी ध्यान में होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान μsn होता है, अधिकतम फ्रिक्शन मान μsn होता है, वरना उससे कम ही होता है। जब अधिकतम फ्रिक्शन लगने की स्थिति होता है तो ब्लॉक चलने की स्थिति में होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने कहा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मान फिक्स होता है पूरे मोशन के दौरान। अभी हमने एक एग्जांपल लिख रखा है, यहां पर देखिए। ए ब्लॉक ऑफ मास 12 kg is kept on horizontal surface. It is connected to a string which passes over a pulley. When a weight of 8 kg is attached to the other end of the string, the block just begins to move. Calculate coefficient of static friction, यानी μs का मान निकालना है। कुछ ऐसा फिगर है इस क्वेश्चन में। एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक हमारा जो है 12 kg का है, 12 kg का है, और इसके ऊपर से एक धागा है और नीचे जो लटक रहा है हमारा वो हमारा 8 kg का लटक रहा है। और 8 kg जब लटक रहा है तो यह चलने की स्थिति में है, तो इस दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जानना है। ध्यान दीजिए, चलने की स्थिति में लेकिन चल नहीं रहा है। यहाँ 8g नीचे लग रहा होगा, अगर हम g का मान 10 ले लेंगे, रहने दीजिए अभी, और टेंशन यहाँ t लग रहा होगा, यहाँ भी टेंशन t लग रहा होगा, और यहाँ फ्रिक्शन f लग रहा होगा, नीचे 12g लग रहा होगा, ऊपर n लग रहा होगा। ध्यान दीजिए, चलने की स्थिति है। क्या कह रहा है? जस्ट बिगिंस टू मूव, चलने की स्थिति में, यानी टेंशन जो है वो अभी भी 8g ही है, चल नहीं रहा है। सॉल्यूशन t इक्वल टू 8g है हमारा यहाँ, ध्यान दीजिए। और फ्रिक्शन जो है वो अपना अधिकतम सीमा पहुंच चुका है, अब ये इसके सीमा से ज्यादा टेंशन हो रहा है, इसलिए चलने की स्थिति नहीं हुई है, यानी फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम है और वो क्या है? t के बराबर। और हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम होता है वो μsn होता है, हम जानते हैं। और t का मान जो हमारा है वो 8g है। देखिए गौर से, हम यहाँ 1 और 2 से बात कर रहे हैं, तो f मैक्स का अधिकतम मान यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अधिकतम मान जो है μsn है और t का मान 8g है। और μs और यहाँ n इक्वल टू क्या होगा? 12g, चूंकि ब्लॉक न ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यानी n का मान 12g के बराबर है, 12g के बराबर है। तो यहाँ रख दीजिए, इंटू 12g इक्वल टू 8g, जिसे g कैंसिल हो जाएगा, यानी μs इक्वल टू 8/12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 0.66, ये μs का मान निकल गया। अब इसी क्वेश्चन में आपको अगर पूछ देगा कि इस 8 kg की जगह पर 7 kg रख देंगे तब कितना फ्रिक्शन लगेगा इस ब्लॉक पर, कहेगा कि इन एवर क्वेश्चन इफ 8 kg block is replaced by 7 kg, then upper 12 kg block is not moving, then find the frictional force acting on 12 kg block। आप गौर से देखिए, 12 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स का मान जानना है। तो अब देखिए क्या सिचुएशन है, ये हमारा 12 kg है, अब इस पर 7 kg लग रहा है, 7 kg यहाँ लटका हुआ, तो 7g नीचे लगेगा, यहाँ टेंशन t होगा, यहाँ t है, और नहीं चल रहा है, यानी फ्रिक्शन है। यहाँ कह रहा है नहीं चल रहा है, देखिए ना सवाल में कह रहा है कि 12 kg ब्लॉक इज नॉट मूविंग, नहीं चल रहा है, नीचे 12g लग रहा होगा, 12g ऊपर n। तो ध्यान दीजिए, नहीं चल रहा है मतलब t बराबर 7g, t इक्वल टू 7g। और ये भी नहीं चल रहा है मतलब t इक्वल टू f, देख रहे हैं।
और टी का मान कितना है 7, यानी 7g इक्वल टू एफ, यानी एफ इक्वल टू 7 to g का मान 9.8, यानी 8 सत्ते 56 के 6 5 9 सत्ते 63 5 68, इतना न्यूटन है कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो 68.6 न्यूटन है, जबकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन वो मैक्सिमम था और टी के बराबर था, यानी 8g था। यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन अगर आप निकालते इस क्वेश्चन में, तो टी का मान 8g था, यानी 8 इंटू 9.8, यानी 88 64 4 6 और 9 से 72 6 78। देखिए इस प्रॉब्लम में स्टैटिक फ्रिक्शन का मान 78.4 न्यूटन था, जबकि यहाँ पर 68.6 न्यूटन। तो आप बात दोनों में अंतर देख रहे हैं। आप दोनों में जो विशेष रूप से अंतर है वो ये है कि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में मैक्सिमम मान लग रहा था, यानी म्यूएस एन वैल्यू था स्टैटिक फ्रिक्शन का, यहाँ पर जो टेंशन है उसके बराबर फ्रिक्शन। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। आज हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, फ्रिक्शन का माइक्रोस्कोपिक व्यू। आइए देखिए क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रिक्शन। देखिए नेकेड आई से, नेकेड आई नग नाक से दो सरफेस हमें कैसे दिखता है? नेकेड आई से लगता है जैसे कि ये हमारा अगर सरफेस 1 हो, सरफेस 1 हो, और ये हमारा अगर सरफेस 2 हो, ऊपर वाला सरफेस 2 हो, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि पूरा एक दूसरे के टच में है। लगता है ना कि दोनों सरफेस एक दूसरे के टच में है, ऐसा आपको देखने से प्रतीत होता होगा। नहीं, नेकेड आई देखने पर लगता है कि इट अपीयर्स that it appears like all points of surface 1 are in contact with surface 2, ऐसा लगता है हमें देखने से। लेकिन जब इसे हम नेकेड आई से देखने के बजाय माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसा दिखेगा? माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो माइक्रोस्कोप पॉइंट ऑफ व्यू देखने पर ऐसा आपको लगेगा जैसे कि हमारा सरफेस 1 है, ये हमारा सरफेस 2 है, ये हमारा ऊपर वाला सरफेस 2 है। देखिए गौर से, आपको लगेगा जैसे कि बहुत कम बिंदु पर एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में, बहुत कम बिंदुओं पर। देखिए यहाँ 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 यहाँ, यानी वेरी फ्यू पॉइंट्स आर इन कांटेक्ट। वेरी फ्यू पॉइंट्स आर इन कांटेक्ट, यानी माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर बहुत कम बिंदु एक दूसरे को कांटेक्ट में ले जाते हैं। लिखेंगे ऐसे कि इन माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर वेरी फ्यू पॉइंट्स आर इन कांटेक्ट। और कांटेक्ट पॉइंट पर क्या होता है? तो एक सरफेस का मॉलिक्यूल दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। एट कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ
one surface attract the molecules of other surface। ध्यान से पकड़िए, कांटेक्ट पॉइंट पर एक सरफेस का मॉलिक्यूल दूसरे सरफेस का मॉलिक्यूल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और एक कमजोर वीक लेकिन एक बॉन्ड जैसा बना लेता है, एक कह सकते हैं आपकी एक पकड़ बना लेता है एक दूसरे में। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो यह विरोध करता है, उस ये जो पकड़ है वो एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करता है और यही विरोध जो है वो फ्रिक्शन के रूप में हमें दिखता है। यानी हम यहां पर इस बात को लिखेंगे, अदर सरफेस व्हेन external force is applied on the surface। ध्यान दीजिएगा, जब बाहरी बल लगाते हैं सरफेस पर, when external force is applied on the surface, then molecular attraction opposes the external force। This opposing force is called frictional force। ये देखिए, ध्यान दीजिए, जब हम इसको जैसे सरफेस 2 को हम धकेल रहे हैं, यहां से हम धकेल रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल जो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या करता है, तो उस दूर जाने का, इसको ये जो दूर जाना चाहे उसका विरोध करता है, यानी बाहरी बल का विरोध करता है और वही विरोधी बल अपोजिंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। अब देखिए, आप सुने होंगे कि पाउडर या ग्रीस या ऑयल का इस्तेमाल जब करते हैं तो फ्रिक्शन का मान घट जाता है। ऐसा क्यों होता है, यहां देखिए, when we use powder, grease और ऑयल then, तो देखिए क्या होता है। एक्चुअली जब हम पाउडर, ग्रीस या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके गड्ढों को भर देते हैं, तो कांटेक्ट पॉइंट्स घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए गौर साहब, ये हमारी सरफेस 2 है, ये हमारा सरफेस 1 है। देखिए, अब नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स डिक्रीज कर गया है। यहां पर कांटेक्ट पॉइंट जो है ये है, ये है और ये है। नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स डिक्रीजेज, यानी यहां पर हम कहेंगे कि व्हेन वी यूज पाउडर, ग्रीस और ऑयल then number of contact points decreases and hence frictional force decreases। देख रहे हैं, जरा इसको नोट कर लीजिए पहले आप। अगर इसको सुपर स्मूथ कर दें तो क्या होगा, यानी ये जो कहीं कहीं जो टच में है, ये जो उबर खाबर जो एक दो बचा हुआ है, इसको भी एकदम खत्म कर दे दोनों में, तो क्या होगा। यानी जब किसी बॉडी को सुपर स्मूथ बना दिया जाए तब क्या होगा, when surfaces are made super smooth then, तो क्या होगा,
तो क्या होगा? तो जब सुपर स्मूथ बना देंगे तो सरफेस 1 और सरफेस 2 का हर एक पॉइंट एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा। सरफेस 2 ये सरफेस 1, यानी इस कंडीशन में नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ 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 हर जगह कांटेक्ट में है, एंड नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स becomes infinitely large and hence friction becomes too high. In this case, number of contact points becomes too large and hence friction becomes very high. इसीलिए कहते हैं अति सर्वर प्रवर्जते, यानी अति आपने बहुत ज्यादा स्मूथ करने की कोशिश किया तो फ्रिक्शन घटने के बजाय बढ़ ही गया। यहाँ पर पहले आपने पाउडर ग्रेड ऑयल इस्तेमाल किया, कांटेक्ट पॉइंट घटा तो फ्रिक्शन का मान घटा, लेकिन यहाँ पर पूरा प्लेन कर दिया तो दोनों सरफेस एक दूसरे के पूरे पूरे टच में आ गया। आप देखे होंगे जैसे कि एक ग्लास शीशा का टुकड़ा ले लीजिए, स्लाइड्स ले लीजिए, उसके पीछे थोड़ा पानी का 2-4 बूंद रख के दूसरे स्लाइड पर चिपका दीजिए तो उखड़ते नहीं रहता है, नहीं उखड़ते रहता है। इसका मतलब यही है कि दोनों के बीच में जो भी थोड़ा मोड़ा माइन्यूट गैप था होगा उसको अपने वाटर फिल कर दिया और नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है इसी वजह से। ओके, इसको नोट कर लिया जाए। अब हम लोग देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स किस केस में किधर लगेगा, इसको जानना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि आगे चलेंगे तो पीछे लगेगा, चलेंगे उसके विपरीत लगेगा, जबकि मैंने आपको मना किया है कि ऐसे नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि देखना है कि दोनों सरफेस में स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है। फ्रिक्शन स्लिपिंग का विरोध करता है, मोशन का नहीं। आइए देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्यू केसेस। फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्यू केसेस, कुछ स्थितियों में। फ्यू, FEW, फ्यू। देखिए गौर से, पहला केस देखिए, जैसे ये एक सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का ब्लॉक है और इसे हम F4 से खींच रहे हैं। यहां पर हम F4 से खींच रहे हैं, यह ब्लॉक इस सरफेस तुलना में दाएं ओर फिसलना चाहेगा। सिर्फ देखिए इस ब्लॉक को देखिए, ये ब्लॉक हमारा दाईं ओर फिसलना चाह रहा है, दाईं ओर। तो इस ब्लॉक पर नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर n लग रहा होगा, इधर हम खींच रहे हैं, यह दाईं ओर फिसलना चाह रहा है, तो इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बाईं ओर, क्योंकि यह सरफेस तुलना में दाईं ओर फिसलना चाहता है और यह फ्रिक्शनल फोर्स समानुपाती होगा n के। और यहीं पर ऐसा हो जाए, ये M1 है, ये हमारा M2 है। देख रहे हैं, और ये भी सरफेस रफ है और ये भी सरफेस रफ है, दोनों जगह फ्रिक्शन है। यहाँ रफ था, दोनों जगह फ्रिक्शन है, और अब हम यहां पर F4 से खींच रहे हैं, यहां पर हम F4 से खींच रहे हैं। अब हम खींच रहे हैं तो नीचे वाला ब्लॉक यानी M2 जमीन की तुलना में दाईं ओर फिसलना चाह रहा है, यानी जमीन के द्वारा M2 पर फ्रिक्शन बाईं ओर लगेगा। और ये M2 M1 के तुलना में भी, M1 को जिसके तुलना में उसको पकड़ लीजिए, जिसके तुलना में उसको पकड़ लीजिए, जैसे हमने M1 को यहाँ पकड़ लिया, M1 को पकड़ लिया और M2 को खींचा, M2 पर बल लग रहा है, खींचा, तो M1 के तुलना में M2 दाईं ओर भागना चाह रहा है, इसीलिए M1 के द्वारा M2 पर भी फ्रिक्शन बाईं ओर ही लगेगा। जबकि अगर आप M2 की तुलना में बात करिए M1 को, यानी M2 पर खड़ा होकर M1 को देखिए, तो M1 आपको पीछे फिसलता हुआ दिखेगा, तो M1 पर फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा। जरा समझिए गौर से, यह हमारा M1 है, यह हमारा M2 है।
ये नीचे M1G लग रहा होगा, ये मान लीजिए इसको N फोर्स दबा रहा होगा, ये भी इसको N से दबा रहा होगा, ये इस पर M2G लग रहा होगा, और ये नीचे ग्राउंड को दबा रहा होगा, मान लीजिए N1 कुछ नाम है, इस पर N1 नाम देते हैं, भाई ठीक रहेगा, N1, इसका नाम N2 दे देता हूँ, इसको F फोर्स लगा खींच रहे हैं। पहले शुरू करते हैं यहाँ से, आप किसको खींच रहे हैं? M2 को। तो M2 जमीन की तुलना में किधर भागना चाहेगा? तो जमीन की तुलना में दाईं ओर खींचना चाहेगा, जमीन के द्वारा फ्रिक्शन दाईं ओर लगेगा। देख रहे हैं M2 पर, इसका नाम हम F2 देते हैं। ये F2 कौन लगा रहा है? जमीन, क्योंकि आप M2 को खींच रहे हैं दाईं ओर, तो M2 जमीन की तुलना में दाईं ओर भागना चाह रहा है, तो जमीन के द्वारा फ्रिक्शन बाईं ओर लग रहा है, जमीन के द्वारा ये तो जमीन के द्वारा है, तो जमीन और इसके बीच M2 के बीच का कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है? N2। तो ये F2 समानुपाती होगा N2 के। अब M1 की तुलना में देखिए M2 किधर जाना चाह रहा है, तो M1 को पकड़ लीजिए और आप M2 को खींच रहे हैं, तो M1 को पकड़े हुए हैं, तो M1 की तुलना में M2 दाईं ओर भागना चाह रहा है, दाईं ओर फिसलना चाह रहा है, तो M1 के द्वारा M2 पर बाईं ओर फ्रिक्शन लगेगा, यानी एक फ्रिक्शन F1 जो लगेगा वो भी बाईं ओर लगेगा। और ये F1 कौन लगा रहा है? M1 लगा रहा है, M1 लगा रहा है M2 पर F1, तो स्वाभाविक M1 और M2 के बीच का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? N1 है, N1 के समानुपाती होगा। देखिए F2 लगा रहा था जमीन M2 पर, तो F2 N2 के समानुपाती हुआ, क्योंकि N2 जमीन के द्वारा लगाया गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये F1 M1 के द्वारा M2 पर लगाया गया फोर्स है। तो ये F1 M1 और M2 के बीच का मामला है, इसलिए इस दोनों के बीच का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N1 के समानुपाती होगा। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि M1 M2 पर बाईं ओर फ्रिक्शन लगा रहा है, तो न्यूटन के तीसरे नियम से M2 M1 पर दाईं ओर लगाएगा, यानी इस पर M1 पर दाईं ओर लगेगा फ्रिक्शन, और कितना लगेगा? उतना ही लगेगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दिशा विपरीत होगा, ये भी N1 के समानुपाती होगा। ध्यान से पकड़िए आप बात, समझिए। ये F1 M1 पर लग रहा है, किसके द्वारा? M2 के द्वारा, और ये F1 M2 पर लग रहा है, किसके द्वारा? M1 के द्वारा। समझ रहे हैं? गौर से देखिए आप, जैसे आप अगर यहां पर खड़े हो जाएं, आप यहां पर खड़े हो जाएं और इसको खींच रहे हैं M2 को, तो आपको, यानी ये आप हैं, आपको M1 पीछे फिसलता हुआ दिखेगा, पीछे फिसलता हुआ दिखेगा, तो फिसलने का विरोध करेगा नहीं, दाईं ओर, यानी दाईं ओर फिसलना लगा। देखिए आप M2 पर खड़ा होकर के M1 को देख रहे हैं और M2 को इधर खींचा जा रहा है F4 से, तो आपको यह पीछे जाता हुआ दिखेगा, यानी पीछे फिसलता हुआ दिखेगा, इसलिए आप इस पर फ्रिक्शन दाईं ओर लगाएंगे। तो देखिए गौर से, जब आप ऐसे खींचिएगा तो ये इस फ्रिक्शन F1 की वजह से M1 भी आगे बढ़ेगा। आप गौर करिए ना, एक किताब नीचे रख लीजिए M2, उसके ऊपर एक दूसरा किताब रख लीजिए M1, और आप नीचे वाले किताब M2 को खींचिए, तो देखिएगा ऊपर वाला उसके बाद खिंचाता है। क्यों खिंचाता है ये? तो क्योंकि इस पर फ्रिक्शन लग रहा है दाईं ओर, इस फ्रिक्शन की वजह से आगे खिंचाता है, यानी यह आगे चल रहा है M1, और आगे फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो ये जो आप सोचते हैं कि आगे चलेगा तो पीछे लगेगा, ये सोचना गलत है। M1 आगे चल रहा है और फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है। आगे देखिए, इसी में कुछ इस तरह का हो, ये दोनों रफ है, दोनों रफ है, और अब आप इस पर फोर्स रफ लगा रहे हैं। देखिए दोनों में अंतर समझिए, इस दोनों में, इसमें फोर्स M2 पर लग रहा था, इसमें फोर्स M1 पर लग रहा है। अब इस कंडीशन में बात करिए क्या होगा, जरा गौर से देखिए। सबसे पहले तो हम अलग अलग कर लेते हैं, M1 M2, M1 पर नीचे M1G लग रहा होगा, ऊपर मान लीजिए N1 लग रहा होगा, तो स्वाभाविक ये इसको N1 से दबा रहा होगा, नीचे M2G लग रहा होगा, ऊपर N2 लग रहा होगा, तो सब फोर्स F लग रहा है। ध्यान दीजिए, जब हम M1 को दाईं ओर खींच रहे हैं, तो M1 M2 की तुलना में दाईं ओर फिसलना चाह रहा है, M1 M2 की तुलना में दाईं ओर फिसलना चाह रहा है, तो M2 के द्वारा फ्रिक्शन इस पर बाईं ओर लगेगा। देखिए अब अभी यहाँ पर फ्रिक्शन बाईं ओर लगा, देखिए यहाँ पर दाईं ओर लग रहा है, क्योंकि आप M1 खींच रहे हैं, तो M1 M2 की तुलना में दाईं ओर फिसलना चाहता है, तो
M1 M2 पर दाईं ओर फिसलना चाहता है तो M2 के द्वारा फिसलने का विरोध होगा, यानी दाईं ओर फिसलने लगेगा। और चूंकि यह F1 फोर्स M1 M2 के बीच का मामला है, तो M1 और M2 के बीच का नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N1 है, तो N1 के समानुपाती होगा। देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब आप M2 पर या M1 पर खड़े हो जाइए, और जब M1 को खींचा जाएगा दाईं ओर, तो आपको M2 पीछे सरकता हुआ दिखेगा, आपकी तुलना में पीछे छुटता हुआ दिखेगा। तो पीछे फिसलता हुआ दिखेगा तो आपके द्वारा ऐसा फ्रिक्शन दाईं ओर लगेगा, यहाँ देखिए इधर लगेगा फ्रिक्शन F1। और चूंकि इस दोनों के बीच का मामला है, इस दोनों के बीच का, तो इस दोनों के बीच में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N1 है, N1 के समानुपाती होगा, यानी ये F1 और ये F1 दोनों बराबर है। अब इस F1 की वजह से ये आपका M2 दाईं ओर भागना चाहेगा। इस F1 की वजह से F1 जो लग रहा है इस पर दाईं ओर फिसलना चाहेगा, तो जमीन की तुलना में M2 दाईं ओर फिसलना चाहा। ध्यान दीजिए, ये M2 जमीन की तुलना में इस F1 की वजह से दाईं ओर फिसलना चाह रहा है। तो दाईं ओर फिसलना चाह रहा है तो जमीन इस पर दाईं ओर फ्रिक्शन लगाएगा F2, और ये जमीन और इसके बीच का मामला है फ्रिक्शन, चले वो N2 के समानुपाती होगा। क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन फिसलने का विरोध करता है। और भी केस देखिए, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता है, अपना स्पीड बढ़ाता है, तो उस कंडीशन में गौर करिएगा, कोई व्यक्ति का पांव कैसा होगा, आप देखिए, ऐसा उसका पांव होगा। वो जब दौड़ता अपना स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड इंक्रीजेज, तो पांव देखिए पीछे फिसलना चाहेगा, दौड़ने वाला गौर करिएगा, पांव पीछे फिसलना चाहेगा, तो फिसलने का विरोध करेगा, नहीं फ्रिक्शन आगे लगेगा। आप देखिएगा, जब कोई बॉलर बॉल फेंकने के लिए दौड़ता है, अपना स्पीड बढ़ाता है, तो पांव तिरछा होगा। आप क्रिकेट मैच में टीवी पर देखिएगा, पांव ऐसे तिरछा होगा, यानी ये पांव पीछे फिसलना चाहता है, फ्रिक्शन आगे लगता है। यहीं पर व्यक्ति अपना स्पीड घटाना चाहेगा, तो क्या होगा देखिए, जैसे कोई बॉलर बॉल फेंक करके रुकना चाहता है, तो उसका पांव का आकार देखिएगा आप गौर से, कुछ इस तरह से पांव का आकार होगा, यानी उसका पांव आगे की ओर फिसलना चाहता है। देखिए गौर से, तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन पीछे लगेगा, यानी यहाँ फ्रिक्शन पीछे लगा जब वो अपना स्पीड घटा रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो स्पीड डिक्रीजेज, तो घटाना चाहता है तो पांव आगे फिसलना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। अब गौर से देखिए, जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसके फ्लाई व्हील में ऐसे चेन लगा रहता है और यहाँ पर पैडल लगा रहता है, और आप क्या करते हैं, तो जब आप पैडल को दबाते हैं, इसको घुमाना चाहते हैं, तो पहिया ऐसे घूमना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, तो जमीन पर पहिया ऐसे घूमना चाह रहा है, पैडल दबाना, तो पहिया जो है, गौर से देखिए, पहिया ऐसे घूमना चाहता है। जब पहिया ऐसे घूमना चाहता है, तो इस जमीन पर यहाँ जो टच में है, वहां पर पहिया पीछे भागना चाहता है, तो फ्रिक्शन आगे लगता है, इसलिए आपका साइकिल का स्पीड बढ़ता है, यानी स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड इंक्रीजेस। स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, पेडल घुमाना चाहते हैं, आप पेडल को आप ऐसे घुमाना चाहते हैं, इस तरह से घुमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कनेक्ट पर पीछे भागना चाहता है पहिया, फ्रिक्शन आगे लगता है। वहीं पर जब आप साइकिल को ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो आप देखे होंगे कि अगले चक्का में जब आप ब्रेक लगाते हैं, पहला चक्का आगे को फिसलना चाहता है, फ्रिक्शन पीछे लगता है, और इसलिए रुक जाते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक are applied, तो देखिए, ब्रेक जब हम अप्लाई करते हैं, तो गाड़ी के पास ऑलरेडी स्पीड है, पहिया के पास ऑलरेडी आगे की तरफ स्पीड है, और ब्रेक लगाकर जब ब्रेक हम लगाते हैं, तो पहिया में गौर करके कुछ सटता है, तो इसके ओमेगा का, यानी जो घूमता है, इसको हम घटाते हैं, इस ओमेगा को हम घटाते हैं, यानी पहिया आगे फिसलना चाहता है, तो आगे फिसलना चाहता है, तो फ्रिक्शन पीछे लगता है। देखिए ना, रुकने वक्त में फ्रिक्शन पीछे, स्पीड बढ़ाते हैं फ्रिक्शन आगे, स्पीड बढ़ाते फ्रिक्शन आगे, रुकना चाहते फ्रिक्शन पीछे। हालांकि इसमें भी आगे चल रहे हैं, आगे, लेकिन स्पीड घटाना चाह रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। हम आगे चल रहे हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए फ्रिक्शन आगे लग रहा है। गौर से देखिए सभी सिचुएशंस को एक बार ध्यान से। आज यहीं तक, इसको नोट कर लीजिए।